Hello, my dear students. Assalamu alaikum, and I hope that you are safe and sound. So, today we are starting the lecture on the class inter, and the topic is heat and different theories about heat and modes of transfer of heat. So, we will start it about the introduction of heat. In the starting of 18th century, all the physicists, it was believed that heat is invisible, weightless and not detectable. 18th century में सारे फिजिस्ट का ये ख्याल था, ये तस्वर था कि हीट तो एक इनविजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते, और दूसरी पॉइंट ये था ये वेटलेस है, इसको कोई भी वेट नहीं है, और थर्ड नंबर ये पॉइंट था ये नॉट डिस्टेबल है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. मीन्स सो इन द स्टार्टिंग ऑफ 18th century all the physicists it was believed that heat is invisible, weightless and not digestible. 18th century के स्टार्टिंग के दौरान सारे फिजिस्ट इस बात पे सोच रहे थे, इस सारे फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट था, ये तस्वर था कि एक तो हीट जो है हमारे पास वो इनविजिबल है, इसको कोई वेट नहीं है और इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. ये सारे पॉइंट थे और सारे फिजिक्स का ये तस्वर था. ये उस वक्त का तस्वर था जब ये 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में था. सो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा जैसा टाइम गुजर गया, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कैलरिक, मीन्स कैलरी. कैलरिक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट वाज फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड हिज थ्योरी अबाउट हीट. कैलरिक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हीट के बारे में अपना थ्योरी दिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी हमें क्या बता रहा है, हीट इज प्रेजेंट इन एवरी मेटल बॉडी. ये थ्योरी हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास टर्म हीट है वो हर एक बॉडी में मौजूद है, मगर वो कौन से फॉर्म में मौजूद है, हाइपोथेटिकल फॉर्म पे मौजूद है. हाइपोथेटिकल का मतलब ये है ये हमें जो हर एक बॉडी में जो मौजूद है वो इमेजिन फॉर्म में मौजूद है और उसको कोई वेट नहीं है, और इसने हाइपोथेटिकल वेटलेस को नाम दिया कैलरिक. उसके बाद हमने फर्दर इसने ये कहा हार्ट ऑब्जेक्ट कंटेन मोर हीट इज कम्पेयर टू कूल बॉडी. कैलरिक ने अपने इस थ्योरी में हमें ये बताया कि ये जो हमारे पास हार्ट ऑब्जेक्ट हैं इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, और जो हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं इसमें बहुत कम हीट है. इसकी वजह से भी हमारे पास सवाल हो रहा है कि वो कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से इसके थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया. मीन्स व्हाट वाज द रीज़न ड्यू टू व्हिच द थ्योरी ऑफ कैलरिक वाज एक्सेप्टेड. वो कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से इसके थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया. सबसे पहले इसकी रीज़न ये था दिस साइंटिस्ट वाज एक्सप्लेन इन हिज थ्योरी about the transfer of heat through the condension and convection. इस साइंटिस्ट ने अपने इस थ्योरी में हीट जो दो मोड्स के लिहाज से ट्रांसफर हो रहा है, एक तो हमारे पास कंडेंसर है, दूसरा हमारे पास कन्वेंशन है. इस साइंटिस्ट ने अपने इस थ्योरी में इस हीट के दो मोड्स ट्रांसफर एक्सप्लेन किए हैं, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया. उसके बाद हमारे पास है रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टेंस, के इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया. इसका रीज़न ये है इस साइंटिस्ट ने अपने इस थ्योरी में ये जो हमारे पास हीट रेडिएशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसने अपने इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया. मीन्स ही कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन. ये जो हमारे पास टर्म रेडिएशन है जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और अपने इसने इस थ्योरी में इसने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से इसके थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया. अभी सवाल जो हो रहा है वो कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से इसने इस हीट के मोड्स को एक्सप्लेन नहीं किया. इसका सबब ये था, इसका रीज़न ये था ये जो हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, जो थर्ड नंबर रेडिएशन है, ये जो हमारे पास रेडिएशन वाला प्रोसेस है इसके दौर में इसका कोई भी डिस्कवर नहीं था, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. इसकी वजह से इसने अपने इस थ्योरी में हीट जो रेडिएशन की वजह से
एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, इसने अपने इस थ्योरी में इस टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से इसके थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड रीजन ये है, इसने अपने इस थ्योरी में हमें ये कहा, ये जो हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट हैं इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, और जो हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं इसमें बहुत कम हीट है। उसने केल्विक ने अपने इस थ्योरी में हीट के प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया कि वो कौन से मेथड हैं, वो कौन से मीन्स हैं, वो कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा। सो ही डिड नॉट एक्सप्लेन about the production of heat, that what was the factor due to which heat is produced, में वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसने अपने इस थ्योरी में ये कहा, हॉट ऑब्जेक्ट कंटेन मोर हीट इज कंपेयर टू कोल्ड बॉडी। बस इसने ये कहा, ये जो हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट हैं इसमें ज़्यादा हीट है, और जो हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं इसमें बहुत कम हीट है। इसके लिहाज से इसने अपने इस थ्योरी में हमें हीट के प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से इसके थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। सेकंड नंबर हमारे पास जो हीट के बारे में जो हमारे पास थ्योरी है वो है डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट है। इस डायनामिकल थ्योरी ऑफ हीट में जो साइंटिस्ट का नाम है वो है काउंट रमफोर्ड, और इसने अपने ये थ्योरी 1798 में दिया। मीन्स दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय काउंट रमफोर्ड and it was given in the year 1798, whereas second, according to this statement, ये हमारे पास जो काउंट रमफोर्ड है इसने हमें ये कहा, हीट तब प्रोड्यूस होगा जब हम या तो मूव करेंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट, या हम जो है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। मीन्स हीट इज प्रोड्यूस व्हेन वी मूव और व्हेन इज वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। काउंट रमफोर्ड ने अपने इस थ्योरी में ये कहा, हीट तब प्रोड्यूस होगा जब हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, हीट प्रोड्यूस होगा, वरना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसने फर्दर हमें ये बताया, हीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। काउंट रमफोर्ड ने हमें ये कहा, ये जो हमारे पास टर्म हीट है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि केल्विक ने हमें ये बताया था हीट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें काउंट रमफोर्ड ने ये कहा, हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करा, मगर हीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सो काउंट रमफोर्ड ने अपने इस थ्योरी में केल्विक थ्योरी ऑफ हीट को चैलेंज किया। इसने हमें ये कहा, ये जो हमें केल्विक बता रहा है वो गलत बता रहा है, जबकि हीट जो है ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं करा, हीट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करा। जबकि केल्विक ने हमें ये बताया था, हीट इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हीट ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करा है, जबकि काउंट रमफोर्ड ने हमें ये बताया था, हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे मास पे डिपेंड नहीं करा है, मगर हीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और काउंट रमफोर्ड ने हमें ये बताया, हीट तब प्रोड्यूस होगा जब हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे, और जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे हीट प्रोड्यूस होगा, वरना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर थ्योरी है जूल थ्योरी ऑफ हीट। ये जो हमारे पास साइंटिस्ट है, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम इज जेम्स जूल। ये जो हमारे पास जूल थ्योरी ऑफ हीट है, इसमें जो साइंटिस्ट का नाम है वो जेम्स जूल है, और इसने 1840 में ये थ्योरी दिया। जेम्स जूल ने हमें ये कहा, अमाउंट ऑफ हीट तब प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ हीट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो वर्क डन से डायरेक्ट निस्बत है। इसका मतलब ये है, अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, अगर हम बहुत कम वर्क करेंगे बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगा। इसके लिहाज से heat is directly proportional to work done. It means that if the greater work is done, then greater heat is produced. If the less work is done, then less heat is produced. Whereas here we can written in the form of mathematically. अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में रखेंगे। Here symbol capital Q indicate that here the symbol capital Q. Here the symbol capital Q indicate that ये जो हमारे पास कैपिटल Q है इसका मतलब है जो हीट का सिंबल है, और जो हमारे पास W है इसका मतलब है ये वर्क डन है। मीन्स वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट, सो वर्क का सिंबल W है जबकि हीट का सिंबल Q है, सो वर्क विच इज इक्वल टू JQ बन जाएगा। यहाँ पे J क्या है, J जूल कांस्टेंट है,
और जबकि हमारे पास कैपिटल क्यू क्या है, ये हमारे पास हीट है। सो अगर हम इसको देखेंगे 1 कैलोरी किसके बराबर है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.1 जूल के। अगर हम यहाँ से 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के भी, अगर हम यहाँ से जूल को बाहर निकालेंगे ये बन जाएगा 1/42 कैलोरी। अब ये हमारे पास है, ये जो हमारे पास जेम्स जूल ने जब एक्सपेरिमेंट किया, जेम्स जूल ने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इसने ये रिजल्ट लिया कि ये जो हमारे पास काउंट रमफोर्ड कह रहा है, काउंट रमफोर्ड सही कह रहा है, जबकि हमारे पास जो कर्ल बता रहा है वो गलत बता रहा है। क्योंकि जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो हमारे पास जेम्स जूल का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो काउंट रमफोर्ड के ऑब्जर्वेशन रिजल्ट के साथ सेम आ रहा था। इसकी वजह से जेम्स जूल ने अपने इस थ्योरी में टोटली जो सपोर्ट किया वो काउंट रमफोर्ड किया। अभी हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो होगा यूनिट ऑफ हीट इन डिफरेंट सिस्टम, कि मीन्स डिफरेंट सिस्टम में हीट की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है एसआई सिस्टम में जो हीट का यूनिट है वो है आप लोग का जूल है, जबकि सीजे सिस्टम में जो हमारे पास हीट का यूनिट है वो कैलोरी है, जबकि हमारे पास एफपीएस सिस्टम में जो हमारे पास हीट का यूनिट है वो है हमारे पास बीटीयू है, बीटीयू। और उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट हेयर बीटीयू का मतलब ये है, मीन्स बीटीयू स्टैंड फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू किसका शार्पन में, बी का मतलब ब्रिटिश, टी का मतलब थर्मल, यू का मतलब ये यूनिट, मीन्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1 बीटीयू किसके बराबर है, 1 बीटीयू बराबर होता है 1054 जूल। 1 बीटीयू किसके बराबर है, 1054 जूल। अभी हमारे पास सवाल ये हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन द एसआई सिस्टम the unit of heat is joule whereas in the SI system the unit of work is joule। अभी हमारे पास सवाल ये हो रहा है, अगर हम SI सिस्टम में देखेंगे हीट का यूनिट भी जूल है, अगर हम SI सिस्टम में हमने पढ़ लिया फर्स्ट में हीट का जो यूनिट है, वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल है, मीन्स SI सिस्टम में हीट का जो यूनिट है वो भी जूल है, जबकि SI सिस्टम में वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल है। अभी हमारे पास सवाल हो रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वेयर इज द यूनिट ऑफ हीट in the SI system is joule and the unit of work in the SI system is joule। हीट का भी SI सिस्टम में सेम यूनिट है, जबकि हमारे पास जो वर्क है इसमें भी SI सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो भी जूल है। अभी हमारे पास सवाल हो रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस ये है, ये जो हमारे पास हीट है, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये जो हमारे पास हीट है वो भी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जबकि हमारे पास वर्क है वो भी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हीट भी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, जबकि वर्क भी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि हम कह रहे हैं हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेयर इज वर्क इज आल्सो द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो वर्क है वो वर्क मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ये है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, जब वो डिस्प्लेस हो जाएगा इसका मतलब ये इसका काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। मीन्स वर्क एज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ये है हम फोर्स लगाएं फिर हीट प्रोड्यूस होगा, इसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स फोर्स इज एक्टेड देन हीट इज प्रोड्यूस देन एनर्जी इज ट्रांसफर आर नोन एज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। So force is applied and work is done and energy is transfer, whereas heat is the non-mechanical transfer of heat। ये जो हमारे पास हीट है, हीट एक नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। बच्चों नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगाएं और विदाउट फोर्स लगने से किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, हीट ट्रांसफर हो जाए। मीन्स हीट इज द नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नॉन मैकेनिकल का मतलब ये है हीट इज ट्रांसफर विदाउट फोर्स इज एक्टेड, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होगा और इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। मीन्स हीट इज ट्रांसफर विदाउट फोर्स इज एक्टेड आर नोन एज नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, वेयर इज मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स फोर्स इज एक्टेड एंड हीट इज प्रोड्यूस मीन्स एनर्जी ट्रांसफर। हीट में हम नॉन मैकेनिकल के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मैकेनिकल का मतलब है हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएं और एनर्जी ट्रांसफर होगा। मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब है हम फोर्स लगाएंगे
और फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट में वर्क डन होगा और एनर्जी ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमारे पास सवाल हो रहा है हीट इज ऑलवेज ट्रांजेंट, हीट इज ऑलवेज ट्रांजेंट, इसका क्या मतलब है? बच्चों देख लें, ये जो हमारे पास टर्म ट्रांजेंट है, ट्रांजेंट का मतलब ये है हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वर्ड ट्रांजिट का मतलब ये है ये जो हमारे पास हीट है वो हर वक्त फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। ट्रांजिट का मतलब है हायर फ्रॉम लोअर। उसके बाद हमारे पास सवाल हो रहा है हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म हीट, हम हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने ये कहा जो हमारे पास टर्म हीट है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। ये हीट तब ट्रांसफर होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होगा। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफर इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और जिसको हम एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन हीट, जो हमारे पास हीट है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। ये तब ट्रांसफर होगा, ये जो ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी टू कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफर होगा। ये हॉट बॉडी टू कोल्ड ऑब्जेक्ट तब ट्रांसफर होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा फिर हीट ट्रांसफर होगा, वरना हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अभी हमारे पास सवाल हो रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन तो लिख लिया, हीट इज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। इसका हमें कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा इसके डेफिनेशन के लिहाज से? सो हमने क्या किया, हमने दो बॉक्स ले लिया। सबसे पहले हमने ए बॉक्स लिया। ले सपोज हमने ये कहा ये जो हमारे पास बॉक्स ए है इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 50 सेंटीग्रेड है, जबकि हमारे पास जो बॉक्स बी है इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 20 सेंटीग्रेड है। अभी हमने क्या किया, अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास बॉक्स ए है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉक्स ए के वो बहुत वाइब्रेट करेंगे, जबकि हमारे पास जो बॉक्स बी है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये बहुत कम वाइब्रेट करेंगे। ये जो हमारे पास बॉक्स ए है इसकी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट है, इसकी वजह से बहुत करेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास बॉक्स ए है इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बॉक्स ए वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ये करें अगर हम इन दोनों बॉक्सेस को कांटेक्ट में कर लेंगे इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉक्स ए होगा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉक्स बी के साथ कोलाइड करेंगे। इन दोनों की कोलिन की वजह से, इन दोनों के कांटेक्ट की वजह से, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की कोलिन की वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, दूसरा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होगा। हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर तब होगा जब हमने कहा ये हमारे पास बॉक्स ए का जो टेम्परेचर था वो 50 सेंटीग्रेड था, जब हमारे पास जो बॉक्स बी था इसका जो हमारे पास टेम्परेचर था वो 20 सेंटीग्रेड था। जब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में रख लिया, जब कांटेक्ट में रख लिया दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा क्या, बॉक्स ए से बॉक्स बी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉक्स ए फ्रॉम बॉक्स बी, सच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम द बॉक्स टू बॉक्स बी आर नोन एज हीट। ये जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉक्स ए फ्रॉम बॉक्स बी ड्यू टू जो टेम्परेचर डिफरेंस देम, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इस हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं हीट। उसके बाद हमारे पास सवाल हो रहा है ये जो हमारे पास हीट ट्रांसफर, अभी हमारे पास सवाल हो रहा है ये जो हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये जो हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट जो हमारे पास ये ट्रांसफर हो रहा है, ये हीट इज ट्रांसफर व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट तब ट्रांसफर होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा इसके नतीजे में क्या होगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। हम ये करें हीट तब ट्रांसफर होगा व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस इन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा इसके नतीजे में क्या होगा, हीट
ट्रांसफर होगा फ्रॉम द बॉडी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब दो सिस्टम के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा, इसकी डिफरेंस होने की वजह से हीट हमारे पास जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमारे पास है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। वैसे तो ये जो हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसफर हीट है, इसका मतलब है कि वो कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से हम हीट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंडेंशन। कंडेंशन वो प्रोसेस है जिसमें हम हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एटम टू एटम, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कंडेंशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट एटम टू एटम, पार्टिकल टू पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है और ये विदाउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफर होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो मेटल कंडक्टर है, हमने क्या किया, हमने एक मेटल कंडक्टर सेलेक्ट कर लिया और इस मेटल कंडक्टर को हमने नीचे से हीट सप्लाई कर लिया। जब हमने नीचे से हीट सप्लाई कर लिया, ये जो हमारे पास, इसका मतलब है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हमने हीट सप्लाई किया, सबसे पहले क्या होगा, इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी गेन करेंगे। जब एनर्जी गेन करेंगे, इन लोगों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में पुश करने की कोशिश करेंगे। जैसा जैसा ये एनर्जी ज़्यादा गेन करेंगे और ज़्यादा पुश करेंगे, ज़्यादा कोलन होगा। जैसा जैसा ज़्यादा कोलन होगा, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये जो हमारे पास मेटल कंडक्टर है वो सारा हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं फ्रॉम एटम टू एटम, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल विदाउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सच प्रोसेस आर नोन एज कंडक्शन। उसके बाद हमारे जो है, अभी हमें सवाल हो रहा है जो हमारे पास कंडक्शन है, कंडक्शन नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है, हमारे पास जो कापर है, उस कापर कंडक्ट मोर हीट एज कम्पेयर टू वाटर और आयरन। ये जो हमारे पास कापर है, इसमें ज़्यादा हीट कंडक्ट होगा एज कम्पेयर टू वाटर और आयरन से। इसका मतलब ये है द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस मीन्स कापर कंडक्ट मोर हीट एज कम्पेयर टू वाटर और आयरन। वेरे जो हमारे पास कंडक्शन है ये स्पेशली सॉलिड में अकर होगा, मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन वाज अकर इन द सॉलिड। वेरे सेकंड वन इज कन्वेंशन। कन्वेंशन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कन्वेंशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होगा मगर वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिहाज से ट्रांसफर होगा। इस कन्वेंशन में होगा क्या, हमने क्या किया, हमने एक वेसल सिलेक्ट कर लिया और इस वेसल को हमने वाटर से फिलअप कर लिया। इसके बाद हमने नीचे से इसको हीट सप्लाई किया। अब क्या होगा, जब हम इसको नीचे से हीट सप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हमने यहाँ से एक तो एक सर्कल लगा लिया, दूसरा हमने यहाँ पे क्रॉस लगा लिया। यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये है हार्ड कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि हमारे पास जो सर्कल है इसका मतलब है ये हमारे पास हॉट मॉलिक्यूल्स हैं। हॉट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, जब हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस वेसल के बॉटम में होगा, अगर हम नीचे से हीट सप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स वेसल के बॉटम में होगा, सबसे पहले ये हीट गेन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसा जैसा ये हीट गेन करेंगे, ये हॉट मॉलिक्यूल्स अपवर्ड माइग्रेट हो जाएंगे और जो वेसल के सरफेस के ऊपर जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रॉस हैं, वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। मीन्स हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। सो ये माइग्रेशन होगा, हॉट मॉलिक्यूल्स और कोल्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा फ्रॉम बॉटम टू सरफेस या फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। सच ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉटम टू सरफेस या सरफेस टू बॉटम आर नोन एज कन्वेंशन। कन्वेंशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होगा बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, हीट ट्रांसफर होगा और इसमें हॉट मॉलिक्यूल्स अपर जाने की कोशिश करेंगे और जो हमारे पास कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। सो हॉट मॉलिक्यूल्स और कोल्ड मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से, कोलिन की वजह से इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड या फ्रॉम डाउनवर्ड अपवर्ड, सच प्रोसेस आर नोन एज कन्वेंशन। इसको हम नाम देते हैं कन्वेंशन प्रोसेस।
उसके बाद जो हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास रेडिएशन है कि रेडिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म रेडिएशन। रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, मगर ये जो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स रेडिएशन द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिक्वायर एनी मीडियम। ये रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हीट ट्रांसफर तो होगा, मगर इस हीट को ट्रांसफर होने की वजह से किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगा और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसान से ट्रांसफर हो सकेगा। मीन्स रेडिएशन द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिक्वायर एनी मीडियम। इट विल अकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो हमारे पास रेडिएशन है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, और ये जो हमारे पास रेडिएशन है वो स्पेस में क्रिएट हो रहा है। ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ये गामा रेस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से क्रिएट हो रहा है। मींस रेडिएशन द प्रोसेस इन व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिक्वायर एनी मीडियम। It will occur in the form of electromagnetic wave. It will occur in space, and it is due to the gamma rays, it is due to the ultraviolet rays, and it is due to the infrared radiation। ये जो हमारे पास रेडिएशन है, ये रेडिएशन भी एक मेथड है जिसकी वजह से एनर्जी हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, मगर इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायर नहीं है, और स्पेशली ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और ये जो अकर हो रहा है वो स्पेस में अकर हो रहा है। ये स्पेस में अकर किसकी वजह से हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से हो रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हो रहा है। और इसके हमारे पास एग्जांपल कौन से हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, और हमारे पास नेचुरल स्टार्स हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है, नेचुरल स्टार्स हैं, इससे नेचुरल रेडिएशंस निकल रहे हैं। इस रेडिएशंस की निकलने की वजह से ये जो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, इस हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं रेडिएशन। So my dear students, inshallah our next topic is temperature and scale of temperature. So your आप लोगों का जो होमवर्क होगा वो टेम्परेचर और स्केल ऑफ टेम्परेचर होगा। इंशाल्लाह आप लोग इसको पढ़ के हैं, नेक्स्ट टाइम हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा किसी भी टॉपिक में इंटर क्लास सेकेंडरी से इंटर से, आप लोग हमसे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।